विपक्ष के लिए एक ऐसा मसला सामने आया है जिस पर बड़े नेता शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बॉम्बशेल की तरह काम किया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ऐसी बात कही जिससे कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के लोगों के लिए एक बड़ा झटके के तौर पे देखा जा रहा है। इस वक्त आपने देखा होगा 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिसमें अडानी का मसला था जिस पर काफ़ी विवाद है, दूसरा कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए, और तीसरा कि पीएम की डिग्री। इन तीनों मुद्दे पर शरद पवार ने जो बात कही है उससे विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने ये कहा है कि अडानी मामले में एक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है और जिनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, और इस तरीके के जो बड़े उद्योगपति होते हैं उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश को भी नुकसान होता है। एक ज़माना था जब टाटा बिरला को टारगेट किया जाता था, आज अडानी अंबानी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर जांच हो रही है तो जेपीसी की ज़रूरत नहीं रह जाती, और वैसे भी जेपीसी की जांच में कुछ निकलता नहीं है। उससे बेटर है कि आज जो जांच हो रही है ये काफ़ी, इसलिए जेपीसी का मुद्दा नहीं लाना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने का मुद्दा है ये एकदम नॉन इश्यू है, और इस तीनों मुद्दों की एक तरीके से कहें तो हवा निकाल दी उन्होंने। ये बात उन्होंने क्यों कही, क्या मकसद है, राजनीतिक तौर पे इसको कैसे देखा जाना चाहिए, या एक 5 दशक से ज़्यादा के राजनीति का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि विपक्ष जो है नॉन कोर इश्यूज़ पे अपना समय जाया कर रहा है, इसलिए उसको इससे बचना चाहिए। ये भी आरोप हो सकता है कि ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही जब पूरा विपक्ष एक लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, या ये भी कहा जा सकता है कि उनका कोई राजनीतिक एंगल भी हो सकता है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, तरह तरह की बात कही जा सकती है, लेकिन जो बात उन्होंने रखी वो 2 मायनों से बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो जो विपक्ष को तगड़ा झटका दिया, दूसरा उन्होंने इन मुद्दों की जो फंडामेंटल्स है उस पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, उस पर सवाल खड़े कर दिए कि जेपीसी क्यों होनी चाहिए जब कोर्ट की निगरानी जांच हो रही है। आप एक टारगेट क्यों कर रहे हैं एक ग्रुप को जिसने मुनाफा कमाने के लिए एक रिपोर्ट निकाली, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, और डिग्री के जैसे इश्यूज़ को लेकर के कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या हल हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इस पर हम बातचीत करें, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीतिक दृष्टि से, जब हम 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बीच में कई राज्यों के भी चुनाव होने हैं, तो इसीलिए इस पर आज हमने सोचा कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन क्या बोला है उन्होंने, एक एक करके उन बातों को सुन लेना भी जरूरी, ताकि सनद रहे कि शब्दों का हेर फेर ना हो और आप खुद भी सुने। तो अडानी मामले पर पवार साहब ने क्या सफाई दी, पहले इसको सुनिए। मैंने कोई अलग कोई खास बात की ऐसी नहीं है, मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की जो बात हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। एक और मसला है सावरकर का। इस मसले पर भी उन्होंने अपनी बात खुल के रखी, और महाराष्ट्र की राजनीति में इसका बहुत असर है और बहुत ज़्यादा विवादित रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी अक्सर सावरकर पे हमला करते थे। उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, उसको भी सुनते हैं। यहाँ तक सावरकर की बात है, अपोजिशन की जो टोटल बैठक दिल्ली में हुई खड़गे साहब के घर में, वहाँ श्रीमती सोनिया जी थी,
वहाँ इस बारे में जिन्होंने कुछ अपनी राय रखी थी वो राहुल गांधी भी थे और सबके सामने मेरा जो कुछ कहना मैंने बताया और वो इशू वहाँ खत्म हुआ। तो आपने सुना कि पवार साहब ने अपनी बात साफ तौर पे रखी, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने रखी। और ये जो 3-4 बड़े मसले लगातार उठाए जा रहे थे उन पर उनकी क्या राय है, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं एनसीपी के प्रवक्ता महेश चौहान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता किशोर तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी, साथ ही हर्षवर्धन जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज अड्डा पर। रोहन जी, आवाज़ तो आ रही होगी आपको, ये शरद पवार जी ने उन तमाम मसलों पर एक दूसरा स्टैंड लिया और उन्होंने बल्कि अगर एकदम स्पष्ट कहा जाए तो इन मुद्दों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो जांच सुप्रीम कोर्ट निगरानी में हो रही है वो ठीक है, जेपीसी की ज़रूरत नहीं है, डिग्री का मसला बेमतलब में उठाया जा रहा है, और सावरकर के मसले पे भी उन्होंने अपनी साफ राय रख दी है। आपके पार्टनर हैं एमवीए में, क्या राय है आपकी रोहन जी? देखिए नीरज जी, जब आपने कहा कि एमवीए में पार्टनर है या यूपीए में पार्टनर है, हर पार्टी अलग इसीलिए है कि सारे मुद्दों पे सारी पार्टियां एक नहीं है, नहीं तो फिर पार्टी क्यों अलग होती। आपका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, आप जो बेसिक जो विचारधारा के मुद्दे हैं उस पर आप सब लोग साथ लड़ते हैं। जब लोकतंत्र की बात थी तब एनसीपी कांग्रेस के साथ ही थी। कई मुद्दों पे हमारे विचार भेद हो सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। पर आपको एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि जो पार्टी हमसे लड़ती है, जैसे आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टियां हैं, ऐसी ऐसी 19 पार्टियां हैं जिन्होंने जेपीसी की मांग की है। तो हम लोग किसी एक पार्टी के एक लीडर के स्टेटमेंट से ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, आदरणीय नेता है, उनके अपने विचार हो सकते हैं, पर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे विचारधारा के तौर पे या वैचारिक तौर पे या सोचने के तौर पे हमारे विचार उनसे अलग हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई साथीदार के किसी मुद्दे पे कोई बयान देने से हमारा स्टैंड सही या गलत हो जाए। तो हर पार्टी की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है और वो पार्टी उसके हिसाब से चलती है। तो मुझे लगता है कि कोई इससे कोई ना जजमेंट पास होता है ना कोई रूलिंग पास होता है, वो उनकी सोच है, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। बट सामने 18-19 पार्टी ऐसी जो है उनको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र के लिए सारी पार्टी खड़ी और सारी पार्टी आगे बढ़ रही है। रोहन जी पहली बात तो शरद पवार जी बहुत ही वरिष्ठ स्टॉलवर्ट नेता है इस देश के, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में रहे हैं और बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। तो उनकी बात को एकदम ऐसे हल्के में कह देना कि अच्छा उनका व्यू है तो अपना, ये एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि फंडामेंटल इशू खड़ा कर दिया ना उन्होंने। अब हर बात में आप कहेंगे हमारी मतैक्यता है, मतलब हम अलग सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, तो फिर किस बात में आप एक साथ खड़े हैं भाई? आप किसी मसले पर उनके साथ नहीं है, वो आपसे अलहदा राय रखते हैं। जो इस समय का आपका सबसे बड़ा इशू है उस इशू पे वो अलग राय रख रहे हैं कि टारगेट मत करिए, टारगेट किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर किस बात की बड़ी बात होती है? नहीं, देखिए नीरज जी, आपने जो कहा कि ये जो लोकतंत्र की हत्या की बात थी, काले कानून की बात थी, हर मुद्दे पे हमारे साथ में रही एनसीपी। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी हम लोग अलग हैं। और मैंने जैसे कहा कि कोई मुद्दों पे उनकी राय अलग हो सकती है, तो अगर वो कदावर नेता है तो वो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए उनकी जो राय है उनकी उस हिसाब से उनकी रणनीति तय होगी। पर कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। और 18 पार्टी को जो लग रहा है, जो जहां कई ऐसी पार्टी है जो हमारे सामने चुनाव भी लड़ती है, हम स्ट्रांगली लड़ती है, उनको लग रहा है कि नहीं इसमें ये मुद्दा, तो उसके लिए भी आपको एक डिबेट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों, कि क्यों ये पार्टी आपके साथ में खड़ी है। तो मैं आपको नीरज जी यही कहना चाहूंगा कि ये अपने उनके वैचारिक तरीके से अपनी अपनी खुद की सोच हो सकती है, पर कांग्रेस पार्टी की रोहन जी देखिए, ये बहुत सरलीकरण से आप बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले सावरकर पे आपको खरी खोटी सुनाई ना उद्धव जी ने, सुनाई ना? नहीं, बिल्कुल। तो वो भी उनकी अपनी राय थी, जैसा अपनी अपनी राय की ढपली बजा रहे हैं। तो आप किस बात के लिए यूनिटी, एकता की बात कर? 37 दल है सर इस देश में। नीरज जी, उसके बाद भी है ना एमवीए, है ना? नहीं है ना? नहीं, एमवीए कैसे चल पाएगा? मुझे तो इस पे बहुत डाउट हो रहा है, मैं जी से पूछूंगा। देखिए, आज भाजपा ने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के साथ में पार्टनरशिप पीडीपी के साथ की, तब भी तो सवाल उठे होंगे। तब तो कहीं तो कोई कॉमन नहीं था। उनको देशद्रोही बोलते, उनके साथ में उन्होंने 3 साल की सरकार चलाई है, तो सवाल तो उनके ऊपर भी बनते हैं।
तो मुझे लगता है कि जहां पे वैचारिक मुद्दों की बात हो, अगर आप 10 मुद्दे में से 2 मुद्दे पे ऐसी बात होगी कि आपके विचार भेद होंगे, आप नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में नहीं खड़े। हर पार्टी की अपनी सोच हो सकती है। उद्धव जी महाराष्ट्र से हैं, शरद पवार जी महाराष्ट्र से, उनकी सोच अलग हो सकती है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे है, उनको लगता है कि ये मुद्दे इस तरीके से, तो उनकी अपनी सोच हो सकती है। आम आदमी पार्टी, हम कई मुद्दे पे हम साथ में नहीं खड़े होते, इस मुद्दे पे उनको लगता है वो साथ में खड़े। आम आदमी पार्टी तो आजकल डिग्री मांग रही सबकी, वो अपनी दिखा रहे हैं, सबकी दिखा रहे हैं, उनके तो बस एक ही। देखिए मैंने यही कहा कि शायद मैंने आपको वही कहा कि वो अपने डिग्री के दिखाए, उनको लगता है कि उनके जो मुद्दे सही है, हमको लगता है हमारे। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नाम क्यों दिया गया, व्हाई इट इज CMP? इसका मतलब है कि जब सारी पार्टियां वैचारिक तरीके से साथ में आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 100% मुद्दे कॉमन हो, नहीं। CMP का मतलब ये होता है कि कई मुद्दे, हमारे 10 मुद्दे में से 2 मुद्दे उनको पसंद नहीं आएंगे, उनके 10 मुद्दे में से हमको 2 मुद्दे पसंद नहीं आएंगे, पर इसका मतलब सच नहीं बन जाती वो चीज। सच जो होता है, वो पार्टी जो होती है अपनी विचारधारा से, अपनी रणनीति पे आगे बढ़ती है। और अगर 18 पार्टी उस मुद्दे पे साथ में है, और अगर एक पार्टी को लगता है कि ये नहीं है, तो आपको सच तय करना है कि विपक्ष से ज्यादातर पार्टियों का जो सुने ना, महाविकास अघाड़ी के 2 सबसे, पार्टी है रोहन जी, महाविकास अघाड़ी के 2 सबसे पावरफुल पार्टनर, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी वाली और एनसीपी, आपसे अलहदा राय रखते हैं। और आप कह रहे हैं कि 17 पार्टी, और कौन है आपके साथ जो बहुत बड़ी पार्टी है? ये 2 अगर आपके साथ नहीं आ रही तो वैचारिक डिफरेंस हो रहा है, प्रैक्टिकल डिफरेंस हो रहा है। अभी आप उसको मिक्स कर रहे हैं। जो आपने जेपीसी का मुद्दा किया, उसमें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना जो हमारे साथ खड़ी है, वो सावरकर में नहीं है, वो आपको पब्लिकली सुना चुके हैं कि बार-बार मत बात करिए सावरकर की। शरद पवार जी ने भी सुना दिया। होंगे 10 में से 2 मुद्दे ऐसे होंगे कि नहीं हमारे साथ में होंगे, 10 में से 2 मुद्दे हमारे होंगे जो नहीं होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है ना, हम लोग जब गठबंधन में होते हैं तो कई वैचारिक मुद्दे होते हैं जहां पे हम साथ में नहीं खड़े, उससे क्या फर्क हो गया? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र की जो लड़ाई है मिलकर साथ में नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो बड़ी लड़ाई होती है, नीरज जी मैं आपको बता रहा हूं, ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है, जहां पे सारी पार्टियां साथ में खड़ी हुई है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कोई बोलता है तो उसको, उसके ऊपर आक्षेप किए जाते हैं, और आक्षेप करने के बाद संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यही भाजपा है। राहुल गांधी जी का सांसद पद जिन्होंने रद्द किया, उनके सांसद नारायण काछड़िया आज भी सांसद बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे क्या? तो मेरा आपको यही कहना का मुद्दा है कि जो लोकतंत्र की हत्या का भाजपा ने मंसूबा बना लिया है, उसके खिलाफ सारी पार्टियां एक साथ खड़ी है। कई मुद्दों पे हमारी एकमतता नहीं हो सकती, विचार भेद हो सकते हैं, पर वो एक इट इज अ पार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी एंड वी रिस्पेक्ट दैट डेमोक्रेसी। भाजपा तो इसी तो खिलाफ है, 1 नेशन 1 पार्टी। उनको कोई पार्टी भी पसंद नहीं है, ना कोई विचार पसंद है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है या भाजपा के विचार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति करता है, वो उनके लिए देशद्रोही हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोग लोकतंत्र में रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी जी रोहन जी, ओपिनियन में डिफरेंस है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका। रोहन जी, ओपिनियन में डिफरेंस ठीक है। महेश चौहान जी, शरद पवार जी कह रहे हैं कि ये अडानी वाला बेमतलब का इशू है, इसको तूल दिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, पीएम की डिग्री मांग के समय बेकार किया जा रहा है, और सावरकर के मसले में तो बोलना नहीं चाहिए कांग्रेस को। क्या कहना, क्या चाह रहे हैं पवार साहब? नीरज जी, जेपीसी और सावरकर 2 मुद्दों पे शरद पवार जी ने भाष्य किया। आपने सुना होगा, जेपीसी में उन्होंने इतना ही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, वो कमेटी ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जेपीसी को विरोध नहीं है। अभी जांच होनी चाहिए, वो जांच किस तरह होनी चाहिए, ये 2 मुद्दे हैं। एक डिमांड है कि वो जेपीसी के थ्रू होनी चाहिए, दूसरी डिमांड है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के जरिए होनी चाहिए। अभी शरद पवार साहब ने आपने अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना शुरू में, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जब जेपीसी फॉर्म होती है तो जेपीसी में ज्यादा करके जो सत्ताधारी पक्ष है उनके लोग ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 21 की अगर कमेटी होगी तो 21 में लगभग 15 लोग सत्ताधारी पक्ष के जो कि बीजेपी के होंगे, और 5 या 6 लोग विपक्ष के होंगे। अभी 18-19 पार्टियां हैं जो जेपीसी की मांग कर रही है, तो उसमें 18-19 पार्टियों को सिर्फ 5 या 6 लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो काफी नहीं होगा, और मेजॉरिटी बीजेपी की होगी, और बीजेपी के अगेंस्ट उनके खिलाफ आरोप है, और वो आरोप जिनके खिलाफ है उनकी अगर मेजॉरिटी होगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा, सच्चाई जो सामने आएगी, वो सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी, इस पर आशंका है। इसलिए उनको ऐसे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो ज्यादा प्रभावी और उपयुक्त होगी। ये एक हो गया।
सावरकर के बारे में जो उन्होंने कहा, सावरकर के बारे में राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की एक राय है, और उस पर इन्होंने कहा था कि सावरकर को महाराष्ट्र में मानने वाले लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो सावरकर जी का हिंदुत्व और उनकी जो मतलब हिंदुत्व के बारे में जो विचार है वो अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो अपने देश के आजादी के लिए जो योगदान दिया है, वो योगदान, वो बलिदान नकारा नहीं जा सकता, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दो उनके मुद्दे हैं। तो अभी जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये जब विपक्ष एक साथ आते हैं, एक साथ आकर कोई एक सहयोगी दल अपने आप को कहलाते, तभी उनमें मतभिन्नता होती है, और मतभिन्नता होना लोकतंत्र में स्वाभाविक है। अगर मतभिन्नता है तो उन्होंने व्यक्त करने चाहिए और उस पर संवाद होना चाहिए। तो अगर शरद पवार साहब ने, जो कि उनका तजुर्बा है राजनीति में, वो तजुर्बे के हिसाब से अगर उनके जो सहयोगी दल है उनको अगर कुछ सलाह दी होगी, जैसे कि आज उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट था कि डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री जी के, तो वो डिग्री राजनीतिक मुद्दा है क्या, या इससे भी बहुत सारे अहम मुद्दे ऐसे हैं जिसे एड्रेस करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, कानूनी व्यवस्था है, उसमें महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई, उसकी वजह से फसल बर्बाद हुए, उसके लिए किसान वो परेशान है, वो परेशानी है। ऐसे कई सारे है जो, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा इधर आता है, वो ये है कि धर्म और जाति के आधार पर लोगों में अलगाव पैदा किया जा रहा है। इन कोशिशों को, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, एनालिसिस आप कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये जो 3 मुद्दे जो इस समय सबसे बड़े मुद्दे हैं कांग्रेस के हाथ में, कैनानी वाले में जेपीसी नहीं हो रही है, और सावरकर वाला भी है, और डिग्री वाला भी है, लेकिन वो जो 3-4 मुद्दे उठाए उससे एकदम अलग राय है उनकी। वो कह रहे टारगेटेड है ये। इससे पहले भी जब पुराने उद्योगपति जो थे उनको टारगेट किया जाता था, अभी इनको टारगेट किया जा रहा है। ये देश के विकास के लिए भी ठीक नहीं है, और इससे बच के रियल इश्यूज पे, एक्चुअली उनका यही कहना था कि असली मुद्दों से हटके ये वाले मुद्दे क्या आ रहे हैं। तो पवार साहब मानते कि ये जो 4 मुद्दे कांग्रेस उठा रही है इनमें दम नहीं है, ये पब्लिक से कनेक्ट नहीं करते हैं, यही कह रहे हैं ना वो? नहीं, उनका कहना है कि देखिए, जैसे कि जेपीसी है, जेपीसी में जांच तो होनी चाहिए। जेपीसी ने जब शरद पवार साहब ने कहा कि ये मैं विरोध पूरी तरह से नहीं कर रहा हूं जेपीसी का, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के थ्रू होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जांच तो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर किसी ने संदेह निर्माण किया है और अगर तो जांच हो रही ना महेश जी, जांच तो हो रही है ना? हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है, तो कांग्रेस का जो कहना है कि जांच होनी चाहिए। सिर्फ इस पर ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये था कि वो जांच जेपीसी के थ्रू होनी चाहिए या कोर्ट के थ्रू होनी चाहिए। तो लेकिन वो जो मुद्दा है वो है ना, जो अदानी का हुआ है, जो रिपोर्ट में आया है हिंडनबर्ग के, वो तो है। उसकी वजह से उन्होंने जो मुद्दे निकाले उस पर तो जांच होनी चाहिए। और उस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा था कि 2 तरीके हो सकते हैं जांच के, जेपीसी या कोर्ट की निगरानी। कोर्ट की निगरानी में हो रहा है वही बात, प्रैक्टिकली जो सोल्यूशन है वो पवार साहब भी कह रहे हैं। सॉरी, फिर से दोहराएंगे, मुझे बीच में नेटवर्क की थोड़ी इशू आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी 2 ऑप्शन रखे थे कि या तो जेपीसी हो जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला हो रहा है। पवार साहब भी वही बात कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, वो जांच हो रही है, इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए। मेरा नेट सवाल ये है कि पवार साहब ने जो पूरा आप लोग का एक महाविकास अघाड़ी का एक फ्रेमवर्क है, या जो देश में और विपक्ष का एक फ्रेमवर्क बन रहा है, उसके बीच में उन्होंने अपनी एक अलग राय रख दी है जी, रख दी है ना। ये मान नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये भी नहीं होता अपनी डबली अपना राग, सब अपना अपना कोना पकड़ के बैठ जाएंगे और उसके बाद कहेंगे साहब लोकतंत्र है ये किस टाइप का लोकतंत्र होता है? हर आदमी अपनी अपनी राय रखेगा। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, 13 आदमी 14 राय है, और ये लोकतंत्र है? ऐसा होता है क्या? नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे नेटवर्क क्यों सर दोबारा आता हूँ, नेटवर्क आपका सही होता है। एक मिनट, तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, सर आपके लिए तो बड़ी समस्या हो गई। अब बताइए, उन्होंने एकदम अलग राय ले ली है। अब उद्धव जी ने भी मराठी की एक बाइट भी हमारे पास, जिसमें वो पीएम की डिग्री मांग रहे हैं। वो कह रहे डिग्री क्या फालतू की चीज़ें मांगी जा रही, कोई इशू है क्या? ये आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी उन्होंने।
नहीं, ये देखो, हाँ। मैं मेरी शिवसेना की राय तो अभी पहले रख देता हूँ, हाँ। क्योंकि कौन किधर है यही तो मालूम पड़ना चाहिए। सावरकर का मामला है तो शरद पवार जी ने जो बताया तो उनकी ही मीटिंग के अंदर सोनिया जी थी, राहुल जी भी थे और वो सॉर्ट आउट हो गया है, तो सावरकर के मामले में अब कोई विवाद नहीं रहा। दूसरी बात थी कि जेपीसी की इंक्वायरी हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, तो मेरी पार्टी मांगती है जेपीसी, क्योंकि जेपीसी का दायरा बड़ा रहेगा, जेपीसी सबको सम्मत कर सकती, वो अपेक्स कमेटी है। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि जेपीसी की मांग को एनसीपी का भी समर्थन है, जबकि शरद पवार जी ने अपनी राय रखी है। लेकिन अडानी जी को शिवसेना का ये कड़क रूख है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार टॉपल करते हुए अडानी जी का रोल सामने आया था, तो अडानी जी के बारे में हमें तो इसका सच तो आना चाहिए कि एसबीआई, एलआईसी और ये सेबी ने उनको रियायत दी, भारत के सब संसाधन एक आदमी के पास चले गए। और सबसे बड़ी बात, मैं तो शरद पवार जी का आभारी रहूंगा, उन्होंने 2 मुद्दे फिर से खड़े कर दिए। अभी तो संसद का वो हुआ था तो थोड़ा सा ये जेपीसी अंदर रहता था, डिस्कशन नहीं होता था, तो जेपीसी और अडानी पे फिर से लाके रख दिया। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के बारे में तो थोड़ी किरकिरी हो गई थी, वो कोर्ट ने उनको एट कॉस्ट कर दिया था कि नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या गलत है कि ये सुचितापूर्ण सरकार है, नीति वाली सरकार है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलते हैं, तो भ्रष्टाचार हुआ है ऐसे आरोप है तो जेपीसी हो जाना चाहिए। जेपीसी, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है, अडानी जी को फेवर किया गया, अडानी जी एक पेंडुलम बन गए हैं। शायद मुझे तो ऐसा लगता है, दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने बिगर मांगे डिग्री दे दी है, तो बिगर मांगे डिग्री दे दी तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं ना कि भाई आप एमए हो चुके तो बीए भी हुए होंगे, तो क्या गलत है? अरे अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर है तो 10 साल से तो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और लोगों ने चुन के दिया है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। और महाराष्ट्र के हद तक मैं तुम्हारी बातें समझ रहा था कि अडानी के मामले में हमने हमारी बात साफ कर दी है। दूसरा, मोदी जी के सुचिता के बारे में, मोदी साफ कर दी। तिवारी जी, समझ में नहीं आया, आपने गोल गोल ना जलेबी बना दी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी आशुतोष से पूछा, उनके समझ में आया तो बताएंगे। आपने क्या कहा एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप दाएं बाएं इधर उधर घुमा घुमा के बात लेके चले आए। उन्होंने नहीं, पवार साहब ने साफ तौर पे कहा है कि अडानी को टारगेट किया जा रहा है, आप टारगेट कर रहे हैं अगेन यहां बैठ के। फिर उन्होंने कहा कि डिग्री विग्री वाला मुद्दा ठीक नहीं है, उद्धव जी डिग्री मांग रहे हैं। सावरकर की जी में वो आपके साथ खड़े हुए हैं कि कांग्रेस को ये सब नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा जेपीसी से बेटर सुप्रीम कोर्ट की जांच है। तो इसमें स्पष्ट राय है ना उनकी कि वो आपसे अलग राय रख रहे हैं। अरे भाई, कुछ बातों में जैसे गुप्ता जी ने भी कहा, राय अलग अलग रहती है, लेकिन एनसीपी की जेपीसी की मांग में एनसीपी भी शामिल है, ये बात पहले क्लियर करा देता हूं। दूसरी बात मैं अभी बता रहा हूं आपको कि शिवसेना को अडानी की जांच होनी चाहिए, अडानी जी के सारे अरे वो तो चल रही ना प्रभु जी, वो तो चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें होनी चाहिए क्या? कि मतलब क्या, तो चली रही है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बहुत कम है, जेपीसी रहेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो अभी छाती ठोक ठोक के बोलते हैं तो कागजात बुलाएंगे। मनमोहन जी आए थे क्या? मनमोहन जी आए थे क्या? बता रहा हूँ, जेपीसी वही तो बात समझा रहे हैं शरद पवार जी कि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। उन्होंने अपनी बाइट में ही कहा है, सुना होगा आपने कि उनके 15 होंगे, इनके 6 होंगे, कुछ नतीजा निकलेगा नहीं, उससे बेटर कि कोर्ट की जांच हो जाए। आप उसी बात को घुमा घुमा के बता रहे। पवार साहब वही समझा रहे थे डिटेल में। मैं बात पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, करो अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या? मेरे पहले अच्छा ये बताओ, आपने नहीं, सब कुछ छोड़ो सर तिवारी जी, सब कुछ छोड़ो, मेरे को बताओ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? देखो, भ्रष्टाचार एक रहेगा, सत्ता का दुरुपयोग रहेगा और किसानों की रहेगा। मोदी जी ने जो बड़े बड़ी बातें की है, नोटबंदी रहेगा, उज्ज्वला योजना की ऐसी तैसी रहेगी, आवास योजना की रहेगी, सब मामले आएंगे, रोजगार का मसला रहेगा। तिवारी जी रुको तिवारी जी, अभी 2 मेहमान और हैं, उनके पास चलते हैं। आशुतोष जी, समझ में आया कुछ आपके?
देखिए, तीनों हमारे जो पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं वो अपनी अपनी सुविधा अनुसार से नेट पिकिंग कर करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, मेरा स्टैंड सही है, पवार जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे मेरा स्टैंड डाइल्यूट होता है। लेकिन शुद्ध हिंदी में गया तो उन्होंने विपक्ष के पलीता लगा दिया है। आपकी राय है सर? देखिए, अगर आप किशोर तिवारी जी की बात नहीं समझ पाए, इसका मतलब है कि किशोर तिवारी जी बहुत ही कामयाब वक्ता है, प्रवक्ता। उनका काम है जलेबी बनाना। वो जो आप चाहते हैं वही बोल देंगे तो कैसे हो पाएगा? बताइए। तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जो है मामले को घुमा दिया। ऐसा जलेबी बनाई ना कि तिवारी जी खुद नहीं, अभी जब मैं कह रहा हूँ तिवारी जी को खुद नहीं याद होगा उन्होंने भी क्या बोला थोड़ी देर पहले। नहीं, हम जेपीसी के साथ है। अरे रुको सर, हाँ आशुतोष जी बोलो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 3-4 महीनों से, बल्कि 1.5-2 महीनों से जिस तरीके से अडानी के मसले को विपक्षी एकता की धुरी माना जा रहा था, उस पर शरद पवार ने बहुत कायदे से पलीता लगाया। और जो ये नहीं मानते वो शायद सच्चाई को देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उनका ये कहना कि अडानी को टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको एक तरीके से वो खारिज कर रहे हैं, और वही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट विपक्षी एकता की सबसे बड़ी धुरी है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि भाई इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, तो वो ये भी मान रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है हो सकता है वो भारत की अर्थव्यवस्था को डैमेज करने के लिए किया गया हो। तो ये इससे बेहतर तरीके से शरद पवार या कोई नेता इतनी मजबूती के साथ नहीं कर सकते। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी अडानी को इतनी कामयाबी के साथ डिफेंड नहीं किया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू क्या है कि शरद पवार एक साथ कई नावों में सवारी करते हैं। आप संसद के अंदर और संसद के बाद जब पार्लियामेंट चल रही थी तब एनसीपी के लोग विपक्षी एकता के साथ थे, प्रोटेस्ट में भी जाते थे, संसद के अंदर भी जो है वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम इस जेपीसी की मांग के साथ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि दूसरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने बड़ी मजबूती के साथ उठाया प्रधानमंत्री की शिक्षा का, उसको उन्होंने कहा फालतू का मुद्दा है। तो दो सबसे बड़े मुद्दे जिस पर बहुत वोकल तरीके से दो बड़े नेताओं ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, शरद पवार ने दरअसल दोनों को बहुत करीने से किनारे कर दिया और कहा कि इन दोनों मुद्दों में कोई दम नहीं। अब इससे अगर कोई ये कहता है कि विपक्ष की एकता को नुकसान नहीं हुआ, 100% नुकसान हुआ है, लेकिन क्या ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि आपके ही प्लेटफॉर्म पे आके अभी जो एनसीपी के प्रवक्ता है उन्होंने एक तरीके से शरद पवार की बातों को बहुत डाइल्यूट करके लोगों करके पेश किया। शिवसेना भी जो है वो शरद पवार को पर अटैक नहीं करी, कांग्रेस भी अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये बात सर, ये तो हम लोगों को भरमाना है, जैसा भी आपने कहा ना कि बहुत आसानी से बातों को घुमा दिया किशोर तिवारी जी ने, वैसे ही तीनों प्रवक्ता घुमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 100% सेटबैक है, सबसे बड़े मुद्दों पे ये उनकी राय है, और ये तीनों लोग बैठ के उसमें उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, घुमा रहे हैं। आपने शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे ही शरद पवार का इंटरव्यू आया था उसके 10 मिनट या 15 मिनट के बाद जयराम रमेश की प्रेस रिलीज आई थी। हाँ, इतनी त्वरित गति से प्रेस रिलीज जारी करने का मतलब ही है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। हाँ। और शरद पवार सिर्फ इंटरव्यू देकर नहीं रुके, अगले दिन जब किसानों के मसले प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वहां भी पूरी मजबूती के साथ उन्हीं बातों को दोहराया जो एक दिन पहले दोहरा थे। इसका मतलब यह है कि शरद पवार ने सोच रखा था कि मुझे इस मसले पर बोलना है, संसद सत्र खत्म होने के बाद बोलना है, पूरी मजबूती के साथ बोलना है। अब उनका उद्देश्य क्या विपक्ष की एकता को पे पलीता लगाना था या कुछ और था, ये तो शरद पवार ही बता सकते। लेकिन जो कोई ये कहता है कि इससे विपक्षी एकता को पलीता नहीं लगा है, वो सच्चाई को नहीं देखना चाहता है। रोहन जी जुड़े हुए क्या? रोहन जी को आवाज आ रही है क्या? अच्छा, रोहन जी से अभी थोड़ा कनेक्शन डिस्कनेक्ट है। हर्षवर्धन जी मूल प्रश्न जानते हैं यहाँ पे, ये जो जहाँ पे आशुतोष जी ले गया, तिवारी जी सब लोग तो घुमा रहे हैं बात को। मूल प्रश्न ये है कि ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं जिन पे विपक्ष इतना दिनों से लगा हुआ है, उसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया है पवार साहब ने। पवार साहब बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, और मेरे ख्याल में विपक्ष में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी उनकी हैसियत है, बड़ा लंबा अनुभव है, तो वो कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना। अब उसके पीछे की राजनीति मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये आप लोग बताएंगे। लेकिन वो कुछ सोच के बोल रहे हैं और फंडामेंटली इन इश्यूज़ की को सिरे से वो खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये टारगेटेड है, मतलब इसको छोड़ दीजिए। डिग्री विग्री मांगने के जो बेमतलब का वितंडावाद खड़ा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जेपीसी से बेटर सुप्रीम कोर्ट की जांच वो चल रही है,
और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि आप ऐसे इश्यूज से कनेक्ट नहीं कर रहे जिससे जनता को अपील हो, आप इधर उधर के इन इश्यूज पे लगे हुए जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो ये कि पूरे राज्य भी नहीं, पश्चिमी महाराष्ट्र की पार्टी है एनसीपी, उसके बावजूद अगर शरद पवार इस देश के इतने बड़े नेता हैं तो निश्चित तौर पर उनका अपना कौशल है, और बड़े नेता तो हैं वो, इसमें कोई जरा सा भी संदेह नहीं है। और शायद वो चीजों को समझते जिस तरह से है, उस पर रिएक्ट जिस तरह से करते हैं, और उनकी प्रतिक्रिया पर, उनकी टिप्पणी पर जैसे पूरी राजनीति प्रतिक्रिया देती है, ये शायद उनको बड़ा महत्वपूर्ण बनाती। अब अभी की जो चर्चा हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि पवार साहब इतने बड़े नेता, पवार साहब इतने बड़े नेता, लेकिन ये बताइए कि 2019 हो या 2024, जब विपक्षी चेहरे के तौर पर बात आती है तो पता नहीं किसका किसका नाम चर्चा में आ जाता है प्रधानमंत्री पद के दावेदारों पर। शरद पवार का नाम कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लेती, कभी दूसरे विपक्षी नेता क्यों नहीं लेते? जिनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है उनकी भी चर्चा होती है, तो 5 सांसद वाले पवार साहब क्यों पीछे रहते हैं? और प्रफुल्ल पटेल ने तो बाकायदा एक कॉलम भी लिखा था या 2-3 लिखे थे कि कैसे पवार साहब ही प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। और अब मुझे बताइए कि इससे बड़ी महत्वाकांक्षा उनकी होगी क्या? और इसको जरा ठीक से समझिए, सत्ता जा चुकी है महाराष्ट्र, महाविकास आघाड़ी जैसी कोई चीज अस्तित्व में आज की तारीख नहीं है। चूंकि वो लड़ रहे हैं तो इसलिए वो कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं। अब एकदम से छोड़ देंगे तो उद्धव ठाकरे बेचारे, वो तो बड़ी उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी अगर एकदम से कह देंगे कि अच्छा नहीं सरकार गई तो खत्म, सिर्फ सरकार के लिए था। महाविकास आघाड़ी का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, और प्रोग्राम भी नहीं था, एक शब्द था जो सोनिया जी ने लिख कर दिया था कि सेकुलर वैल्यूज पे कोई समझौता नहीं होगा। तो पवार साहब ने कहां सेकुलर वैल्यूज पे समझौता किया है? वो तो राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा, जो जानकारी आई, अभी कोई पवार साहब तो किसी को बताने गए नहीं, लेकिन जो सामने आया कि उन्होंने ही समझाया राहुल गांधी को कि भाई ये जो गांधी हूं सावरकर नहीं, ये बोलना बंद करो, चुप चुप मतलब एकदम चुप। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था अडानी वडानी आने के बहुत पहले, वो मुद्दा छीन लिया। और छीन नहीं लिया, एक तरह से डांट दिया कि तुम्हारी समझ ठीक नहीं है, तुम सावरकर पर बात कर रहे हो। और कहां वो कह रहे थे कि ये तो पूरा हम जिसको कहते हैं कि संघी माफी मांगता है, सावरकर माफी मांगता है और गांधी वाली कांग्रेस माफी नहीं मांगती, वो खत्म हो गया। ये पहले ही कर दिया। अडानी के मुद्दे पर सच बात यह है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी या अडानी के खुद के स्पोक्स पर्सन या कोई भी इस तरह से लॉजिकल नहीं बात कर रहा था जो शरद पवार ने कर दिया। और ये बात हम लोग कई बार कहते थे, जैसे मैं भी आवाज अड्डा पर भी बोल चुका हूं कि नमक से लेकर जहाज तक टाटा का था, लेकिन इस देश के लोगों ने कभी नहीं कहा कि टाटा सब एकदम चोर हो गया है, नेहरू जी और इंदिरा जी और सबसे मिल गया है, ऐसा कोई नहीं कहता था। लेकिन हाँ, एक मानसिकता थी, कम्युनिस्ट और समाजवादी मानसिकता थी, जो कहती थी टाटा बिरला, ऐसे ही उन्होंने नाम चलाया, अब अंबानी अडानी चलता है। उस सोच पर भी शरद पवार ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये कुछ उस तरह का था कि जो फाउंडेशन थी वही फाउंडेशन हटा दी। इसी फाउंडेशन पर तो 2024 का चुनाव लड़ रहे थे। तो विपक्षी एकता वेकता तो अपनी जगह है, देखिए वो तो कितने दिन कौन साथ रहेगा, कौन काला कपड़ा पहन के फिर साथ जाएगा, वो सब अपनी जगह है। लेकिन देश की जनता के सामने जो 3 बड़े मुद्दे लेकर चल रहे थे कि पीएम की डिग्री, अडानी के साथ उनका रिश्ता और गांधी हूं सावरकर नहीं, 3 का तीनों शरद पवार ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया। और कैसा ध्वस्त किया है कि कांग्रेस और एनसीपी के प्रवक्ता वो राजनीतिक विश्लेषक हो गए हैं, पत्रकारों वाला काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो गोल गोल घुमा रहे हैं। किशोर तिवारी भी वही कर रहे थे। तो इसी से आप समझिए कि कितनी बड़ी चोट दे दी है। और आप उसके आगे सोचिए, आज ही सत्यमेव जयते रैली थी कर्नाटक में, ये आखिरी लाइन बोल रहा हूं, आज ही सत्यमेव जयते रैली होनी थी कर्नाटक में, राहुल गांधी को जाना था। अब पता चल गया सत्यमेव जयते रैली में बोलेंगे क्या? ना वो गांधी हूं सावरकर नहीं ये बोल सकते हैं, ना वो ये बोल सकते हैं अडानी वाला उस तरह से बोलेंगे तो लोग शरद पवार का बयान याद दिलाएंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो भी कुछ खड़ा किया था भरभरा कर खत्म हो गया भैया। पैरों तले जमीन खिसक जाना, ये मुहावरा आज विपक्ष के ऊपर लागू होता दिख रहा है। रोहन गुप्ता जी, देखिए आशुतोष जी भी वही कह रहे हैं कि आप लोग माने न माने,
उन्होंने बहुत तगड़ा आपके जो इश्यूज़ की फंडामेंटली हवा निकाल दी है, और उसका उदाहरण भी दिया आशुतोष जी ने कि जैसे ही ये उनका इंटरव्यू प्रसारित हुआ या उसके तत्काल बाद जयराम रमेश जी ने रिप्लाई किया, ट्वीट करी इतनी त्वरित गति से। तो इसका मतलब आइडियोलॉजिकली इस इशू में प्रॉब्लम खड़ी कर दी ना उन्होंने। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि आप जैसे स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि सारे प्रवक्ता, पर अब आपको जो समझना है, अगर वो हम नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं कई बार आपके जनरली आपकी डिबेट करता हूँ और आप समझ जाते हैं, पर आज आपने तय किया है कि आपको नहीं समझना। अरे सर, हमारे दो जो मित्र लोग हैं, आशुतोष जी भी नहीं समझ रहे हैं, आशुतोष जी भी नहीं समझ रहे हैं। आज मैं उससे मुझसे ज्यादा समझदार आदमी, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं आज। ठीक है, समझाइए समझाइए। आप तो अच्छा एंकर हैं, आप तो ऐसा नहीं करते हैं, आप तो बोलने देते हैं। बोलिए बोलिए तो कहना है कि क्योंकि आपकी एक समझ है, आप उसी समझ में रहना चाह रहे हो, हमारी समझ में हम रहना चाहते हैं। बात है जेपीसी की। जिधर जी अभी कहा कि जेपीसी में ज्यादातर सत्ता पार्टी के लोग होते हैं, तो जरूरत क्या है? तो फिर जेपीसी का प्रोविजन क्यों है? अगर बीजेपी को लगता है कि सच सच है और झूठ झूठ है, तो जेपीसी करवा लेना। जीत क्या है पे? इतनी अहंकार की कौन सी बात है? हमने तो जेपीसी की मांग की है। अब जेपीसी अच्छी है कि नहीं अच्छी है, एक सेकेंडरी पॉइंट है, पर जब हमारे संसद में प्रोविजन है जेपीसी की, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को उससे दूर भागना चाहिए। हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपके विशेषज्ञ बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी है। मैं यही सोच रहा था कि यार भाजपा से कुछ दिख क्यों नहीं रहा, पर चलो ठीक है, व्यू तो आ गया भाजपा का। देखिए वहां पे जब राहुल जी के प्रोग्राम की बात है, उनको नहीं मालूम है राहुल जी का 2 दिन का प्रोग्राम है, 2 दिन के बाद में राहुल जी वहीं पे है। क्योंकि मैं कर्नाटक में, इसलिए मैं चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल जी आ रहे हैं और अपने सारे मुद्दों पे बात करेंगे। कोई मुद्दे की हवा नहीं मिलती। ऐसे पहले सांसद है, और मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, नारायण काछड़िया करके भाजपा के सांसद है, आज उनको 3 साल की सजा हुई। मेरे पास पेपर्स के साथ में नहीं रहती। 3 साल की उनको सजा होती है, उनका कभी भी सदस्य पद रद्द नहीं किया गया। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या इस मुद्दे के खिलाफ लड़ना लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लड़ने के बराबर नहीं है? हम लोग तो लड़ते रहेंगे। तो आप अपना इंटरप्रिटेशन करते रहिए। आशुतोष जी, आपने ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन किया। रोहन जी कह रहे हैं कि आप लोग अपने हिसाब से सोचते रहते दिन भर। एक मिनट, आपने बोला इतना, मुझे मौका दीजिए प्लीज। आपने अभी 18 पार्टी में, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी क्या होता है, अगर शरद पवार जी नहीं बोलते और अगर कोई और पार्टी बोलती, आपकी सारी डिबेट उसी लीडर पे होती, शरद पवार जी का नाम भी नहीं आता। तो मुद्दा यहाँ पे जो नैरेटिव चेंज करने का हो रहा है, उससे मुद्दे नहीं बदल। रोहन जी गलत। देखिए नैरेटिव मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? अगर आप शरद पवार जी को छोटा नेता मानते हैं, तो मैं कम से कम निजी तौर पर नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि 50 साल से पॉलिटिक्स में है। हमने कहीं पे भी शरद पवार जी, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो उसको नोटिस में लिया जाएगा सर। ऐसी 18 पार्टी है नीरज जी, ऐसी 18 पार्टी है तो सब पे डिपेंड। अच्छा, उस 18 पार्टी में शरद पवार जी के स्टेचर कोई नहीं है? एक मिनट सर, उस 18 पार्टी में शरद पवार जी के स्टेचर का कोई है नेता? बताइए। कंपैरिजन नहीं हो सकता है नीरज जी। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं सर। देखिए एक मिनट सर, सुनिए रोहन जी प्लीज सर, कंपैरिजन नहीं होता है। प्लीज सुनिए। कंपैरिजन नहीं करते हम लोग, लेकिन आप अरे सुन तो लो सर, थोड़ी बात एंकर की भी सुन लिया करो। पत्रकारिता या सामान्य जीवन का एक नियम होता है, या तो बात बड़ी होती है या आदमी बड़ा होता है। आशुतोष जी ने या हमने जब जर्नलिज्म सीखा था, तो यही कहा जाता कि या तो आदमी कोई बहुत बड़ा हो, उसने कोई बात बोली हो तो हेडलाइन बनती है, या बात बहुत बड़ी हो तब हेडलाइन बनती है। अब यहाँ पे आदमी भी बड़ा है और बात भी बहुत बड़ी कर रहे हैं, तो आप करो उनको हम तवज्जो ही न दें। आशुतोष जी आपने गलत समझ लिया है, आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं रोहन जी। आप उल्टा सीधा पता नहीं क्या एनालिसिस कर रहे हैं, बताइए आशुतोष जी। नीरज जी, मुझे थोड़ा सा, आप एनालिसिस गलत कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, आशुतोष जी कर रहे हैं। यार मेरे ऊपर पर्चा मत फाड़िए। 100% उन्होंने कहा झटका गया। आज जवाब लीजिए ना आशुतोष जी से। आशुतोष जी जवाब दीजिए आप। नीरज जी आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज समझ, मुझे 30 सेकंड दीजिए सर। 30 सेकंड आप बहुत ले चुके हैं सर। तो मिक्स किया, 3 चीजों को मिक्स किया। शरद पवार जी बड़े नेता है, उसमें कोई शंका तो स्थान नहीं है। शरद पवार जी का अपना ओपिनियन है जो उनकी पार्टी के ऊपर लागू होता है, और ऐसी और 18 पार्टी है जिनके सारी पार्टी के बड़े नेता कदावर होते हैं, उनका अपना ओपिनियन। आप वही तो, अरे तो उसी का जवाब तो आशुतोष जी दे रहे हैं कि ठीक है आज सर जी ने कुछ बोल दिया। मेरे को नहीं लगता उनकी बात की वैल्यू। यही बात तो आप कह रहे हैं ना आशुतोष जी। अरे फिर क्या मतलब, हर बात में आप इनकार कर रहे हैं, कुछ तो मान लीजिए महाराज। अरे रुको आशुतोष जी को समझाने दो। आशुतोष जी, आदमी भी बड़ा है, बात भी बड़ी है, और रोहन जी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है। आप एकदम नेटसल में, और आप गलत समझ रहे हैं। आपने जो एनालिसिस किया वो गलत है। जवाब दीजिए रोहन जी को। सर अनम्यूट करिए पहले, आशुतोष जी अनम्यूट करिए।
हाँ बोलिए। नीरज जी, देखिए आशुतोष और हर्षवर्धन तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं क्योंकि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हाँ। लेकिन आप रोहन जी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही बात तो रोहन जी कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, उनकी पार्टी की राय, वो अपनी पार्टी की राय से बंधे हुए हैं, वो बिल्कुल वही बात कहेंगे जो पार्टी को कहना चाहिए। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, और वो ये है कि शरद पवार ने जितनी मजबूती के साथ और जितने कायदे से इंटरव्यू दिया, लॉजिकली जिस तरीके से बातें रखी हैं, उससे विपक्ष ने जो एक बहुत तगड़ी हवा बनाई थी उसमें जरूर उसको नुकसान पहुंचा है। और ये नुकसान भले ही उस स्तर पर ना पहुंचा हो कि आज भी 19 पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं, जेपीसी के मसले पर एकजुट हैं, सड़कों पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, संसद के अंदर एक आवाज में बात कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है, जो जनता के मन में जो प्रश्न उठता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई शरद पवार ने जो बोला जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्या ये वाकई में फालतू का मुद्दा है? तो ये जो शरद पवार का जो बयान है वो पब्लिक परसेप्शन में जरूर अपोजिशन की यूनिटी को एक गहरा धक्का लगाता है, और इसलिए ये डैमेजिंग है अपोजिशन की यूनिटी के लिए और इस मुद्दे को लिए। मैंने जैसा पहले भी कहा कि इतनी मजबूती के साथ तो बीजेपी के लोग भी नहीं बोल रहे थे, न संसद के अंदर बोल पा रहे थे, न संसद के बाहर। मैं हर्षवर्धन जी की इस राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। जितनी मजबूती के साथ अडानी का डिफेंस का डिफेंस जो है वो शरद पवार ने किया है, और बहुत कायदे के साथ उन्होंने किया, बहुत और डंके की चोट पर उन्होंने किया है। अब ये उनकी व्यक्तिगत राय है या पार्टी की राय, क्योंकि पार्टी तो जेपीसी की मांग पे खड़ी हुई थी, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। अब ये प्रश्न जो है शरद पवार से पूछा जाना चाहिए कि भाई जब आपकी राय इतनी स्पष्ट है तो फिर संसद के अंदर, संसद के बाहर आपकी एनसीपी जो पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ क्यों खड़ी हुई है, बाकी विपक्षी दलों के साथ क्यों खड़ी हुई है? क्या आप में बदलाव है या आपकी पार्टी आपके साथ है, आपकी पार्टी साथ नहीं है? लेकिन एक बात हमें मानना पड़ेगा कि शरद पवार मैं बहुत ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहता हूं, नो डिसरिस्पेक्ट टू शरद पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं। आप देखिए वसंत दादा पाटिल उनके मेंटर हुआ करते थे 1977 में, 38 साल की उम्र में उन्होंने वसंत दादा पाटिल का साथ छोड़ा, पार्टी बनाई उन्होंने। राजीव गांधी उनको लेकर आए और फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, सोनिया गांधी के मसले पर उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर सोनिया जी के साथ 2004 में जुड़ गए। तो मेरा ये मानना ये है कि वो बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने विचारों पर कायम रहते हैं या कायम रहते हैं। 2014 में उन्होंने तो बाकायदा बीजेपी को सपोर्ट कर दिया था असेंबली के अंदर, और अगर वो नहीं करते। आशु जी मुझे ब्रेक भी लेना, आप जहां तक ले आए वहां तक ठीक, लेकिन अब आप हेज कर रहे हैं। देखिए जहां तक मुझे याद है कि जब ये एनसीपी बनी थी उससे पहले वो फॉरेन ओरिजिन वाला मुद्दा आया था, फॉरेन ओरिजिन के मसले। हाँ, तो उसमें ये कहा था शरद पवार जी ने कि अध्यक्ष तो रह सकती हैं सोनिया जी, लेकिन पीएम जो है इंडियन बॉर्न होना चाहिए, और उस मसले पर मेरे ख्याल में आज भी वो कायम है। ये उनका मेरे ख्याल में बहुत ही रिटर्न शायद नहीं, मैं दूसरी बात, मैं कहा 2 बार कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उन्होंने। हाँ, लेकिन 77 में छोड़ी है, 24 साल से, अभी 2 दशक से ज्यादा अलग है वो। हाँ, और उसके बावजूद में सोनिया गांधी के साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी। 2004 में कैबिनेट मिनिस्टर बने, शिवसेना के साथ जुड़ गए सर, और महाराष्ट्र में 15 साल उन्होंने, महाराष्ट्र में 15 साल वो कांग्रेस की सरकार के साथ रहे, एनसीपी कांग्रेस 15 साल साथ रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो वो शिवसेना के भी साथ हैं, वो तो एक अलग मसला, पॉलिटिकल मैनेवरिंग तो होती रहती। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद महेश जी और तिवारी जी के बाद दोबारा आएंगे। तिवारी जी के लिए बहुत बड़ा संकट है, एक तरीके से राजनीतिक तौर पे बहुत अलग थलग पड़ते हुए दिख रहे हैं। मेरा एनालिसिस से सवाल के तौर पे पूछूंगा ब्रेक से लौट के। कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट।
डीएलएफ से रिलेटेड आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी। 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ स्वागत है एक बार फिर से आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं शरद पवार जी के उन बयानों पर जो विपक्ष के बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से अलहदा राय रखते हैं। किशोर तिवारी जी, सर संकट आपके लिए ज्यादा है मुझे लग रहा है। नहीं, ये देखो जिस तरीके का अभी भारत में माहौल है, सत्ता और संपत्ति का जैसा दुरुपयोग हो रहा है। तिवारी सवाल तो सुन लो। मैंने तो अभी खाली इतना ही कहा, आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी देखिए तो सरकार चली गई, अब उस कारण पे मत जाइए कि कैसे गई, कहाँ गई, क्या सरकार नहीं है आपकी। अब वैचारिक तौर पे जो राजनीतिक तौर पे आपका जुड़ाव था वहाँ भी थोड़ा सा देखिए अब दुराव होता जा रहा है। पवार जी ने अलग लाइन ले ली है, बड़ा मुश्किल का दौर है ये, नहीं? नहीं, जब हमारी सरकार गिराई गई और बीजेपी के वजह से गिरी और सीबीआई ईडी की प्रताड़ना हमने बहुत सही। अभी भी अब हमारी वो इलेक्शन कमीशन को साथ में लेकर हमारी पार्टी चुरा ली पूरी की पूरी। अब 80% एमएलए और सांसद बीजेपी के वजह से हमारे छोड़ के गए, तो हमारा तो खुद का ही एक स्कोर सेटल करना है। और अडानी के बारे में मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि हमारे म्हणजे शरद पवार जी के वजह से ही उद्धव जी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने थे और शरद पवार जी ने उनकी पूरी गई हुई एनसीपी शाम तक वापस ला ली थी। तो शरद पवार जी को हम ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अडानी के मामले में, जेपीसी के मामले में हमने प्रखर स्टैंड लिया है। कुछ जो उनको रहना है वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन हम महाराष्ट्र के अंदर और 24 के चुनाव के अंदर हम क्या है ये बता देंगे ना हम। उद्धव जी ने इसके पहले भी अकेले चुनाव लड़ा था, तो हमारे लिए कोई निराशा विराशा नहीं है। तो हमने हमारी मानसिक तैयारी कर ली है। में अकेले लड़ेंगे क्या? नहीं, अगर समय ने बोला और ऐसा चैलेंज रहा तो लड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम हमारी लकीर खींचना चाहते हैं, हम हमारी लकीर खींचना चाहते। हमारे टर्म पर प्रबोधनकार ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे इनके विचारों का महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी माहौल ऐसा लग रहा है कि आपको अकेला लड़ना पड़ेगा? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? अभी तो अलग हो रहे हैं। शरद पवार जी की पार्टी के भी गृह मंत्री 13 महीने रह के आ गए। अभी ना उनके प्रवक्ता नवाब मलिक जेल में ही है। अजीत पवार की प्रॉपर्टी अटैच है, ईडी की प्रताड़ना सब पे हो रही है। तो शरद पवार जी को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। ये जो तर्क दिया आपने, इसका क्या मतलब था? ये क्या आपने मुझे बताया, इसका कुछ कनेक्शन है क्या? तिवारी जी, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। जो आपने ये सब बताया कि ये ईडी और ये वो, ये इसका क्या लेना देना इससे? आवाज चली गई तिवारी जी की। महेश जी, इतनी चर्चा हुई और आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये एक बड़ा इशू है, बड़े नेता ने बड़े इशू को रखा है। आप कह रहे हैं कि नहीं हम, मतलब मैं तो ये तो नहीं कहूँगा चूंकि आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने ये बात कही है, लेकिन इशू तो उन्होंने एकदम डिफरेंट खड़ा कर दिया। आपको लगता नहीं कि आप ये जो मोमेंटम बन रहा था उसको उन्होंने फिजल आउट कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे एक बात का अचरज हो रहा है। आज कल परसों जब से शरद पवार साहब ने ये बयान दिया है, मैं सभी चैनल्स पर देख रहा हूँ, चर्चा हो रही है सिर्फ कैसे शरद पवार जी विपक्ष के बाकी पार्टियों के ओपिनियन से अलग है। इस पर यह चर्चा नहीं हो रही। जैसे कि आज उन्होंने कहा कि बीजेपी जो केंद्र सरकार में है वो जिन मुद्दों पर विफल हो गई है, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, उसके बाद किसानों की समस्या है,
और जो एक कहा जाता है हमेशा कि धर्म और जाति के आधार पर वो जो लोगों में अलगाव पैदा करने की कोशिश करते, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? शरद पवार साहब ये कह रहे हैं कि ये बाकी के जो है इससे ज्यादा अहम मुद्दे ये है, और हम लोग ने, विपक्ष ने एकजुट से एक साथ होकर बड़ी मजबूती से इन पर केंद्र सरकार पर हमला करना चाहिए, इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा जाना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। शरद पवार जी ने ये बात अपने उन दलों को कही है, विपक्ष के लोगों को, कि आप इस पे बात करिए। ये बात हमसे थोड़ी कहेंगे वो, हम तो उस पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने। नहीं, आपका पॉइंट एकदम सही है, लेकिन आप देखिए ना, पिछले आप 3-4 दिन बात करें, पिछले 3-4 महीने जाइए आप, किस विषय पे चर्चा हो रही है आप खुद देखिए। तो इसका मतलब यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो किसी दूसरे टेंजेंट में हैं और उनको वो इशू बड़ा लगता है, उसको उन्होंने हवा निकाली। वही तो हम लोग कह रहे हैं भाई, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। पार्लियामेंट चल रही थी, तभी पार्लियामेंट में जो मुद्दा आया, अदानी का मुद्दा आया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा आया, पार्लियामेंट में जोर से जब ये मुद्दा आया तभी इतना बड़ा मुद्दा था ये कि इंडियन इकोनॉमी तक को उसका असर हो सकता था, इधर तक की बात हो गई थी। तो तभी इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर इसकी जांच होनी चाहिए थी, ये मुद्दा है। अभी आज जो मुद्दा सामने आ रहा है कि जांच होनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, इस पर यह मुद्दा नहीं है। जांच हो रही है तो वो जेपीसी के माध्यम से होनी चाहिए या कोर्ट के माध्यम से होनी चाहिए। इस पर एक शरद पवार साहब ने अपनी राय रखी और ये मुद्दा उन्होंने अपने विपक्ष को लेकर सभी को बताया। उन्होंने सिर्फ विपक्ष के साथ बंद दरवाजे के अंदर मीटिंग लेकर उनको नहीं बताया, ये उन्होंने ओपनली बताया। नहीं, यही तो पॉइंट है महेश जी, इसी पॉइंट को हार्प कर रहे हैं हम लोग कि अगर ये सुझाव या सलाह विपक्ष के लिए थी तो ये बंद कमरे में देनी चाहिए थी, लेकिन ये सलाह रोहन गुप्ता लेके नहीं थी, ना किशोर तिवारी जी के लिए ये राय थी। ये राय देश को बताई गई जो आशुतोष जी कह रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा बढ़ा। आप एकदम सही पकड़े हैं कि ये मसला रोहन जी को बताने का था ही नहीं, ये तो आशुतोष जी को बताना था कि देखिए साहब ये है मेरा स्टैंड, और उन्होंने उसको बात बहुत जोर शोर से रखा। स्टैंड की मेरिट पे मैं नहीं जा रहा हूं सर, मैंने इस डिबेट में कतई इस मेरिट पे डिबेट नहीं की कि वो इशू कैसा इशू है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस इशू को उन्होंने यहां पे लाके खड़ा कर दिया, यही तो वो चर्चा कर रहे हैं। नीरज जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि शरद पवार साहब जब भी कोई बात करते हैं, उनके बातों का विश्लेषण करना, उनका एनालिसिस करना, ये सब भी मीडिया का एक बहुत ये सब मीडिया को बहुत अच्छा लगता है। मीडिया या सब राजनीतिक विश्लेषक हो या सभी दलों के प्रवक्ता हो, इसके बारे में बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शरद पवार साहब ने जो बात रखी वो एकदम साफ थी, वो उन्होंने देश के सामने रखी, ना कि सिर्फ विपक्ष के सामने रखी। बिल्कुल सही। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वही बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कह दिया सर। पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या है इसके, त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी? नीरज देखिए, मैं एक बड़ा बहुत मतलब जिसको कहें कि राजनीतिक क्या इसका परिणाम होगा, भविष्यवाणी करेंगे क्या? शरद पवार ऐसे नेता हैं तो उनकी बात समझना सचमुच थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि देखिए अगर वो आज भाजपा के साथ चले जाएं तो शायद ये सारी कही हुई बात की धार, उसका तीखापन और हमला कम हो जाएगा। गड़बड़ वो ये कर रहे हैं कांग्रेस और विपक्षियों के लिहाज से कि वो भाजपा के साथ जाएंगे भी नहीं, वो जाने वाले नहीं है, लेकिन उधर रह के वो वार कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। अब जरा इसको हम थोड़ा सा घुमा के दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा टाइम मशीन में पीछे ले चलते हैं। संक्षेप में आपने पूछा कि पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या होगा, यही जो किशोर तिवारी जी बैठे हैं ना, अब उद्धव जी के साथ बैठेंगे तो सोचेंगे कि 14 में भी तो पवार साहब ने यही किया था विधानसभा में, लौट चले क्या? ये वक्त आप लौट चले का है क्या? क्योंकि जब शरद पवार देख ले रहे हैं कि सब कुछ मोदी जी के हाथ में है, तो उद्धव जी को नहीं दिखेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सी चीजें चल रही हैं और अब तो सरकार भी नहीं है, तो सेकुलर वाली वैल्यू क्यों बचाएगी शिवसेना, कब तक बचाएगी? मुझे तो ये दिख रहा है। करेक्ट। चलिए समय समाप्त है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हो सकता है और चर्चा चलती रहे, क्योंकि शरद पवार जी ने जो क्रक्स है, जो आशुतोष जी कह रहे थे कि ये बात अगर विपक्ष के लिए होती तो अपना चुपचाप बैठक में बता देते कि ऐसा ऐसा मेरी राय है, ज़्यादा उछालो मत इसको, लेकिन उन्होंने पब्लिक में कही, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही, पहले दिन टीवी इंटरव्यू में कही, तो इससे वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि मेरी राय ये है विपक्ष के तौर पर। अब इसको विपक्ष से कितना नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, ये सब भविष्य के घर में है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।